महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मंथन का दौर जारी है। कोई राजी हो रहा है तो कोई नाराज। हालांकि एनडीए में तो करीब करीब बात बन गई है। कुल 288 सीटों में से बीजेपी 156, शिवसेना शिंदे गुट 78, एनसीपी अजित पवार 54 सीटों पर चुनाव लड़ने पर लगभग सहमति बन गई है। लेकिन सबसे ज्यादा सिर फुटौवल अगर कहीं है तो वो है एमवीए महाविकास अघाड़ी में। कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन 85-85 के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों 85-85 सीटों पर बात बनने की बात कही गई थी, ऐलान तक हो गया था, लेकिन 23 सीटों पर बात नहीं बन पाई और इन्हीं 23 सीटों को लेकर सिर फुटौवल है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि वो पहली बार महाराष्ट्र में इतनी कम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाएगी और यही सवाल दरअसल दिल्ली तक पहुंचा और महाराष्ट्र से अब दिल्ली तक मंथन का दौर चलने लगा। दिल्ली में महायुति की आज बैठक हुई और बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है और सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला निकला है वो फॉर्मूला ये है कि बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना शिंदे को 78 सीटें मिली हैं, एनसीपी अजित गुट को 54 सीटें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर। हालांकि तीनों पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है, अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, और जिसमें से बीजेपी ने 99 सीटें घोषित कर दी है, 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था वो दिल्ली में आकर सुलझता हुआ नजर आ रहा है महायुति में, और उसके मुताबिक जो फॉर्मूला निकला है उसमें बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट को 78 सीटें और एनसीपी अजित को 54 सीटें मिलेगी। ये फॉर्मूला फिलहाल निकला है। औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। औपचारिक ऐलान का इंतजार अभी भी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि महायुति में सीट शेयरिंग पर जो मसला फंसा हुआ था वो मसला सुलझ गया है और बीजेपी के खाते में 156 सीटें, एनसीपी अजित गुट को 54 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर है बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सिर फुटौवल की बात अभी भी महाविकास अघाड़ी में है और वहां पर स्थिति अभी भी ये है कि कोई कहता है 85, कोई कहता है 100। नीतीश झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। नीतीश, महायुति की बैठक खत्म हो गई और खबर ये निकल कर आ रही है कि सीट शेयरिंग का मसला जो है वो सुलझ गया है। हालांकि 260 सीटों पर तो मसला था नहीं, ये बताया गया था कि 260 सीटों पर तीनों पार्टियों में पहले से एक आम सहमति बन गई थी और यही वजह है कि तीनों पार्टियों ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी भी कर दी। 28 सीटों पर पेंच फंसा हुआ था, क्या वो पेंच सुलझ गया है? जी बिल्कुल नहीं सुमित, अभी भी जो है इन तमाम सीटों पर जो है चर्चा लगातार जारी है, जो कि एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर बीते 2 महीने से जो है महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर चल रहा है और ठीक जिसके बाद कई सारे बैठकों के बाद भी जब एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं किया जा सका, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में जो है कहीं ना कहीं आपसी रंजिश जो सामने आई, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी से संजय राउत के बीच में जो है शब्दों के जो वार है वो शुरू हो गए थे और ऐसे में देखते ही देखते शरद पवार एक बार फिर से मीडिएटर की भूमिका में आए। उन्होंने फिर से दोनों पार्टियों की दूरियों को कम किया और साथ ही साथ जो है यहाँ पर पहले दौर में 85-85 सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो तय किया, जिसमें अहम भूमिका शरद पवार की जो है बताई जा रही है सूत्रों के अनुसार। और ऐसे में अगर देखा जाए तो नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना को ही होते हुए दिख रही है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी की मांग शुरुआत से ही 100 से 105 सीटों की रही है और कांग्रेस की 100 से 110 सीटों की मांग रही है। तो ऐसे में अगर 85-85 सीटें डिसाइड किए गए हैं तो 15 से 20 सीटों के नुकसान अभी तक कांग्रेस और शिवसेना के लिए ही है। लेकिन वहीं बात शरद पवार की पार्टी की करें तो ऐसे में उनको 10 से 15 सीटों के फायदा होते हुए इस फॉर्मूला के तहत जो है दिख रहा है, क्योंकि अब तक जो बात चल रही थी उसके अनुसार उन्हें 70 से 75 सीटें जो है वो उनकी पार्टी को जो है दिए जा सकते थे। लेकिन अब ऐसे में शरद पवार की पार्टी की जो सीटें
सीटें हैं वो बढ़ी है, और साथ ही साथ कांग्रेस और शिवसेना की सीटें जो है वो कम होती हुई दिखी है। और साथ ही साथ अगर बात करें बची हुई 23 सीटों की, तो उसमें हो सकता है कि कुछ सीटें शिवसेना और कांग्रेस को जो है मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को जो है 5 से 10 सीटें फिर दिया जा सके। अगर 5 से 10 सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं दी जाती है, तो फिर उनमें से कुछ सीटें जो है फिर से शरद पवार की पार्टी को मिल सकती है। लेकिन इसमें अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा जो है शरद पवार के एनसीपी को होते हुए दिख रहा है। और अभी भी जो है बचे हुए 23 सीट की जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बचे हुए 23 सीट किसको मिलने हैं वो बताना जो है अभी भी बाकी है। महायुति की अगर बात करें, महायुति में क्या मसला सुलझ गया है? जी बिल्कुल सुमित, अगर बात महायुति की करें तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अजित पवार के ही गुट के नेता सुनील तटकरे जो है वो गृह मंत्री से मिलने पहुंचे, जहां लगभग 3 घंटे की जो बैठक है वो चली है, जिसमें कुछ अहम जानकारियां सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आई है कि सीट शेयरिंग तो एक चर्चा का विषय रहा ही, साथ ही साथ कुछ रैलियों की बात जो है वो की गई है। तो नवंबर 7 से नवंबर 14 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 10 से 12 रैलियां जो है वो कर सकते हैं, जिसकी रणनीति भी बनाई गई है। और साथ ही साथ एक घोषणा पत्र जो है वो भी आने वाले समय में महायुति की तरफ से जो है साझा घोषणा पत्र जो है वो जाहिर किया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई है। और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है, और सूत्रों के मुताबिक 156 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ सकती है, जैसे कि भाजपा ने 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। और वैसे ही जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है वो 70 से 78 सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकती है, जिनमें से 45 पर जो है उन्होंने भी पहले लिस्ट जाहिर करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और अजित पवार गुट की तरफ से भी 38 विधायकों की जो है 38 उम्मीदवारों की जो नामों की घोषणा की गई है, और उन्हें 54 सीटें जो है मिल सकती है। तो इस तरह से जो तालमेल यहाँ पर भाजपा की तरफ से बिठाया गया है। यानी महायुति में लगभग मामला सुलझ गया है, मसला सुलझ गया है, पेंच जो फंसा हुआ था वो सुलझ गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी रस्साकशी का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और इन सब के बीच नामांकन का दौर भी जारी है। वर्ली से आदित्य ठाकरे ने नामांकन किया। इस दौरान शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रही। उनसे बात की हमारे संवाददाता नीतीश झा ने। आदित्य ठाकरे इस बार दूसरी बार वर्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए अभी नामांकन भरने के लिए जो है वो रवाना हुए हैं। और आदित्य ठाकरे जी दूसरी बार अब वर्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे लेकर आप जाएंगे? जैसे धारावी का मुद्दा आपने उठाया है, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, और क्या प्रमुख मुद्दे रहे? यही लड़ाई जो है महाराष्ट्र की अस्मिता की है, महाराष्ट्र की जो शुभचिंतक है, हम सब साथ में आए महाराष्ट्र हित के लिए। एकनाथ शिंदे भाजपा और एकनाथ शिंदे भाजपा महाराष्ट्र लूट रही है, उनके खिलाफ जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आपका और उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़कर आए थे, उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया गया शिंदे से शिवसेना की तरफ भाग के गए थे सूरत को। और जो आप देख रहे हो महाराष्ट्र की लूट 2 साल से करते आए हैं, उन्हें महाराष्ट्र कभी अभी चुन के नहीं दिया। वर्ली से पिछले बार आपको महाराष्ट्र में मनसेना की तरफ से जो है सपोर्ट किया गया था, लेकिन इस बार जो है मनसे ने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा है, और महायुति की तरफ से भी शाइना जी का नाम चल रहा है। आगे क्या कुछ कहें? हम तो दिल से लड़ने वाले लोग हैं। शिवसेना की सीट शेयरिंग, महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग में जो है समय लग रहा था, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी, लेकिन संजय राउत जी से किसकी तरफ से कहा गया कि हम देर से आए लेकिन दुरुस्त आए महाविकास आघाड़ी को। बिल्कुल आप देखोगे सीट शेयरिंग। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी इस वक्त मौजूद है। मैम, वर्ली से दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे जी, नामांकन भरने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि आप जो माहौल देख रहे हैं, उत्साह का माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। जनता में उत्सुकता है कि ऐसी सरकार जिसे सिर्फ झूठ और लूट परोसा हो, उनको हटाने का काम है। आदित्य जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो महाराष्ट्र में तो काम किया ही, पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया वो जग जाहिर है। तो पहले वो 70,000 की मार्जिन से जीते थे, अब 1 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैम, सीट शेयरिंग में थोड़ी सी देरी हुई महाविकास आघाड़ी में, जिसको लेकर भाजपा महायुति की तरफ से कहा गया कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरे कौन बोल रहा है? कौन ये महा झूठे लोग बोल रहे हैं जो दिल्ली दरबार में गजरा और सजरा का नाच नाच रहे हैं? अब तक उनके आप बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पे लड़ने वाली है? क्या आप मुझे बता सकते हैं शिंदे कितनी सीट पे लड़ रहा है?
क्या आप मुझे बता सकते हैं अजीत पवार जी कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? आप भी नहीं बता पाएंगे। पर उनकी आदत है कि दूसरे के घर के अंदर झांको, अपने घर में जो आग लगी हुई है उसको छुपाने की कोशिश। तो महाराष्ट्र की सियासत बड़ी दिलचस्प हो गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। महायुति में लगभग सहमति बन गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं कि पेंच तो उधर फंसा हुआ है, जबकि इधर भी बयानबाजी का दौर जारी है। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निरंजन शेट्टी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर विवेक कुरड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर सीमा मलिक हैं, एनसीपी शरद गुट से, राजलक्ष्मी जोशी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम सवाल लें और आपसे जवाब समझने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हम दर्शकों के जवाब का जो हमने इंतजार किया, दर्शकों का जवाब क्या है वो अब सामने आने लगा है, वो सबसे पहले बता दें। हमने पहला सवाल पूछा था, महायुति और महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग फाइनल करने में काफी देर की, चुनाव पर असर पड़ेगा? तो इसके जवाब में दर्शकों ने हाँ में 43% दर्शकों ने कहा हाँ इसका असर पड़ेगा, 56% दर्शकों ने कहा नहीं और 1% दर्शकों ने कहा कह नहीं सकते। हमने दूसरा सवाल पूछा कि महाविकास अघाड़ी में 85-85-85 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है, नुकसान किसे होगा ये कल ऐलान किया गया था। तो इसमें 26% दर्शकों ने कहा शिवसेना उद्धव गुट को नुकसान होगा, एनसीपी शरद गुट को 8% नुकसान होगा और कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% नुकसान होगा। 27% ने कहा कह नहीं सकते। ये सर्वे के नतीजे। कुछ और भी सवाल हैं, उन सवालों को भी हमने दर्शकों के सामने रखा, उसके नतीजे क्या आए हैं, वो फैसला दर्शकों का क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल डॉक्टर विवेक कुरड़े, सबसे पहले सवाल आपसे ही। कांग्रेस आखिर महाराष्ट्र में किस पोजीशन में है? क्योंकि कांग्रेस को कभी कहा जाता है कि भाई आप 85 सीट पर लड़ लीजिए, कांग्रेस कभी कहती है कि नहीं देखिए लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन बेहतर था, हमको ज्यादा आंकड़ा सीट चाहिए। आप बार्गेन कर नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हैं? देखिए, ये जो सब प्रेशर फील कर रहा है ना, शायद मुझे लगता है कि मीडिया प्रेशर फील कर रहा है। हमारे यहाँ हम अलग अलग विचार के हैं, इतने दिन हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, लोकसभा में हम इकट्ठे आए तभी भी आप लोग यही बात कर रहे थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत ही सबके लिए सम्मानजनक ऐसा सीट शेयरिंग होगा। और सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं होगा, हमारा जो प्रचार का मुद्दा रहेगा वो मुद्दे पर भी हम सब लोग एक साथ आएंगे। हमने 180 सीट पर लोकसभा के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसी 180 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त ली थी। इस समय हम 200 से ज्यादा सीटों के ऊपर बढ़त लेके। ठीक है विवेक जी, बस एक बार मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि आपने कहा मीडिया पर प्रेशर है। सर, मीडिया पर कोई प्रेशर नहीं है ना। आपके प्रेशर को मैं हल्का करने के लिए ये दर्द साझा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सी एकजुटता है कि एक दिन पहले ऐलान करते हैं आप सामने, मीडिया के सामने ही आकर ऐलान करते हैं ना कि 85-85-85 हो गया है, और अगले दिन संजय राउत कहते हैं कि नहीं भाई हम तो 100 सीट पर लड़ेंगे। तो आपस में बात एक रात तक नहीं टिकती है। देखिए, वो एक रात टिकने की बात नहीं है। आपके सामने कल रात तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा, किसको कितनी सीट मिली है वो हो जाएंगे। और मैंने जो कहा कि सबको सम्मान पूर्वक सीट शेयरिंग होगा। मैं प्रेशर की जो बात कर रहा हूँ, ये महायुति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। उन्हें तो उठ के सीधा दिल्ली चले जाना पड़ता है हर चीज के लिए। हम महाराष्ट्र के स्तर पर हमारे नेता चर्चा कर रहे हैं, और जहां भी मार्गदर्शन लगेगा हमें वरिष्ठ नेताओं का, हमारे वरिष्ठ नेता जब भी पूछेंगे तभी मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि महाविकास आघाड़ी में कोई भी मतभेद नहीं है। हर पार्टी को लगता है कि अपने को ज्यादा सीटें मिले, इसलिए जो चल रहा है उसको आप इस तरीके से मत ले लो। नहीं, मैं विवेक जी, मैं सीधे कह रहा हूं कि मतभेद होते हैं, बहस होती है, सीट बंटवारे, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन जब ऐलान हो जाता है, यूनानिमस डिसीजन हो जाता है, उसके बाद फिर कोई अलग राह पकड़े, अलग लाइन पकड़े, तो फिर दरार दिखने लगती है। डॉक्टर सीमा मलिक, देखिए ये दरार नहीं दिख रही है। देखिए बोलूं मैं? जी बोलिए। देखिए, मैं
इसमें कोई मैं दरार नहीं आपको है। जैसा कि इन्होंने बोला है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हम भी आपको यही बोल रहे हैं कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि किसी तरह की कोई भी मतभेद नहीं है हमारे में। एंड बहुत इनफैक्ट देखिए पवार साहब जो है बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर हैं और वो जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा ही हुआ है। अभी तक तो तीनों तीनों पार्टीज को बराबर बराबर सीट्स मिली है, तो मुझे नहीं इसमें लगता तो कि कोई फायदा भी तो शरद मतभेद, पवार को इनफैक्ट ही कोई है, आप मतभेद ही तो को है। बिल्कुल नहीं है, मैं ये कहूँगी। बराबर बराबर थोड़ी सीटों का। थोड़ी बहुत चीज के ऊपर हो सकता है मतभेद, तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, एंड बहुत सम्मान डॉक्टर सीमा पूर्वक मलिक, मैं इसमें कहूँ- फायदा जी। तो शरद पवार को ही है कि 10-15 सीटों का फायदा हो जा रहा है बराबर बराबर के फॉर्मूले से। नहीं देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हम शरद पवार जी को फायदा है या हमारी पार्टी को कोई फायदा है। ये हमारी पार्टी भी एक मतलब एक बहुत सम्मानित पार्टी है और हमारे लीडर तो मेरे ख्याल से सबसे सम्मानित है। और इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जो आप कह रहे हैं कि हमारा फायदा हो गया है या कुछ है। नहीं, फायदा तो हमारा है, बहुत पिछले बार अच्छा के मुकाबले हमारा फायदा बहुत तो अच्छा होगा। स्ट्राइक अगर रेट था। 85 देखिए सीटों पर आप लोकसभा लड़ती इलेक्शन हैं। में लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था हमारा। हाँ, एंड वी हैव वेरी गुड कैंडिडेट्स एंड जो भी है हमें सबको मिलकर बीजेपी को हराना है, हमारा मेन मोटिव ये है सीमा ना। मलिक जी, हमें आपस आप में आपने ये भी कि दावा ठोक दिया कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया था तो हमको मिलना चाहिए उसका इनाम, नहीं है ना? नहीं मैंने ये कोई दावा नहीं ठोका। ऑलरेडी सीट्स डिसाइड हो चुकी है, तो अब दावा ठोकने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर है ना, संजय राउत ऑलरेडी क्यों बहुत कहते हैं कि हम 100 बहुत सीटों पर लड़ेंगे? प्रेम से बड़ी अच्छी तरह से सब कुछ हो चुका है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, तो उसमें इस समय मेरा दावा ठोकने का तो कोई वो है नहीं। देखिए बट देखिए डॉक्टर सीमा मलिक मेरा और मतलब ये है डॉक्टर कि विवेक, देखिए आप जी लोगों से ही, आप लोगों के बयान में ही अब देखिए यहाँ पर क्या है। विवेक जी कह रहे हैं कि कल रात तक डिसाइड होगा, आप कह रहे हैं कि हो गया है सीट देखिए शेयरिंग। जितना अभी डिसाइड होगा उसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर कुछ होगा जो भी कल रात तक पता चल जाएगा, कोई ज्यादा लंबा समय तो है नहीं, तो बेटर कि हम वेट कर लें। तो एक इसलिए मैं इस पे कोई स्पष्ट कमेंट नहीं करना बयान क्या चाहती। होना चाहिए देखिए कि और अभी सीट तक जो शेयरिंग कुछ डिसाइड हुआ है हो बहुत गया है, अच्छे से फॉर्मूला हुआ है, डिसाइड हो कोई गया है। मतभेद नहीं है हमारे में और मनभेद तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत कोई एक दो चार सीट पे अगर कुछ कंट्रोवर्सी है तो वो तो होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। राजलक्ष्मी जोशी, तो ये मतभेद या मनभेद सब कुछ उभर कर दिख रहे हैं। नकारना जरूर राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन पेंच फंसा कहाँ है, आप क्या समझ पा रही हैं? जी देखिए ऐसा है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन हुए इसके जो नतीजे थे उसके उसमें बह गई है कांग्रेस। और लेकिन अभी जो हरियाणा के इलेक्शन के जो नतीजे निकले उसको देखकर बाकी की जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। देखिए अभी झारखंड में और उत्तर प्रदेश के जो बाईपोल्स हैं, आप देख रहे हो उधर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी यही है हाल कि कांग्रेस समझती है कि हमारा तो बहुत बढ़त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा मामूली बढ़ा है, पिछले उनके इलेक्शन से थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन इसमें ये भी है कि अभी देखिए जो आप अगर देखें तो जो नैरेटिव्स उस वक्त जो थे लोकसभा इलेक्शन के वक्त के, अभी उनका फायदा हरियाणा में आपको नजर नहीं आया। तो अभी की जो स्थिति है वो बहुत अलग हो गई है और भाजपा ने बहुत सारे विषयों पर सुधार लिया है। भाजपा जिन विषयों को भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया था लोकसभा इलेक्शन के वक्त, उन्होंने सोचा कि ये जो मुद्दे हैं ये नहीं होंगे कुछ, ये जो संविधान का है, रिजर्वेशन का है, भाजपा ने शायद उनको नजरअंदाज उस वक्त किया था। लेकिन अभी इस वक्त भाजपा ने ये सारे सीख लिए हैं, लेकिन कांग्रेस सोचती है कि हम उन्हीं मुद्दों को लेकर अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, जो कि नहीं हो रहा है ऐसा। और उनके जो खुद के अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने देखिए हरियाणा के नतीजे निकलते निकलते वो जो निकले भी नहीं कि प्रियंका चतुर्वेदी जी हो या संजय राउत हो या अन्य भी जो लोग हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि उनको और अच्छी तरीके से कैंपेनिंग करना चाहिए था। और ये जो उनके अलायंस पार्टनर सभी जो उन पे अविश्वास कर रहे हैं, ये सब जो है इसका नतीजा है जो आज निकल के आ रहा है। और देखिए उद्धव ठाकरे जी समझते हैं कि हमारा ये जो कोर वोटर बेस है वो मजबूत है और हर कोई उनमें से ऐसा ही समझ रहा है। और हर कोई वो ये है कि उनमें जो है एक तालमेल ठीक तरीके से अभी तक हुई नहीं है। तो ये जो मुश्किलें क्या हैं, ये कांग्रेस इनको अति हैंडल करना आत्मविश्वास में है, ये
उन्हें समझाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की ओर से, शरद पवार की ओर से, कि आप अति आत्मविश्वास में मत आइए। जी बिल्कुल, और उसके नतीजे आपको दिखाई भी दिए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खुश हो रही है कि हम जीत गए, लेकिन वो नहीं जीते, वो उनका जो अलायंस है वो जीता है। उन्होंने केवल 6 सीटें ही जीती हैं। तो जम्मू कश्मीर में हो या हरियाणा में हो, दोनों जगहों पे उनको बड़ी मार पड़ी है। तो इसका नतीजा तो महाराष्ट्र में और उसका असर हम ये यूपी में भी देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया कि 9 विधानसभा सीटें हैं, हम एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे और बिना शर्त समर्थन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया कि भाई ऐसा है कि आपकी ताकत क्या है वो आप समझिए, और कांग्रेस को समझाया जा रहा है, उनके सहयोगी पार्टी समझा रहे हैं कि ज़्यादा आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में आप मत आइए। आप हरियाणा का हाल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में अपना हाल देख लीजिए। इस बीच हमने कुछ और भी सवाल दर्शकों के सामने रखे थे, उसके नतीजे आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले। हमने सवाल पूछा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति को नुकसान हुआ था, क्या विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ, दर्शकों ने 37% दर्शकों ने कहा हाँ, लेकिन ज्यादातर दर्शक ये कह रहे हैं, 61% दर्शकों ने कहा नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है, और 2% दर्शकों ने कहा कह नहीं सकते। एक बड़े फैक्टर की बात होती है, ओवैसी फैक्टर की। असदुद्दीन ओवैसी किधर जाएंगे, किसका नुकसान करेंगे, और अक्सर उन्हें बीजेपी की बी टीम भी कहती है विपक्ष की पार्टियां। तो ओवैसी फैक्टर महाराष्ट्र चुनाव में किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये हमने सवाल पूछा। तो 52% दर्शकों ने कहा महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा ओवैसी फैक्टर। महायुति को 26% दर्शकों ने कहा कि नुकसान पहुंचाएगा, और 21% दर्शकों ने कहा कह नहीं सकती। अब यहां सवाल, विवेक जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर सीमा मलिक, क्या वाकई कांग्रेस की स्थिति ऐसी है? आपने अपनी स्ट्राइक रेट की चर्चा की, लेकिन एक ईमानदारी से स्ट्राइक रेट की चर्चा होनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस की स्ट्राइक रेट है ऐसी कि उस पर आप भरोसा कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर में ज़्यादा सीटें देकर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस पछता रही, कई बयान भी आए कि भाई इतनी सीटें, हमने 31 सीटें दी, आप 6 लेकर आए। यूपी में भी आप ज़्यादा सीटें दी गई थी, इससे पहले बिहार में दी गई थी ज़्यादा सीटें कांग्रेस मांग लेती है लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पाती है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी एक देखिए, इलेक्शन सबसे पहले मैं हरियाणा के बारे में जी, अब विवेक जी जुड़े हुए हैं। चलिए विवेक जी, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर, उससे पहले सीमा जी का जवाब मैं सुन लेता हूं। जी, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगे महाराष्ट्र में। सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे। ये भी जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग उन पे दबाव डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मोस्ट ऑफ द सीट्स आर डिसाइडेड नाउ। नहीं, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में प्रदर्शन अच्छा करेंगे, अब तक नहीं किया, ये तो है ना, ये तो आंकड़े हैं। देखिए, 1-2 इलेक्शन में ऐसा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। और इनफैक्ट हरियाणा में उनका काफी अच्छा प्रदर्शन था, 37 सीट्स उनके आई थी, उनका वोट शेयर भी काफी अच्छा था। इट वाज आई थिंक 1% से भी कम का, लेस, इट वाज 0.6 और समथिंग डिफरेंस था उनकी जो मतलब वोट पर। कहाँ तो सरकार बनाने वाली थी कांग्रेस सीमा जी, अब आप उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि इतने में ही खुश हो जाइए। देखिए, एक हार जीत होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हम उनको कोई प्रेशर दे रहे हैं या हमारी कोई, देखिए हम लोग तो यूपीए में बहुत दिन से रहे हैं और हमारे काफी दिनों तक हमने सरकार चलाई है और बहुत अच्छे संबंध हमारे रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मतलब किसी से भी कोई ऐसा नहीं होता। और हम लोग इसीलिए चाहते थे कि साथ साथ अगर सिमिलर सीट्स मिली है सबको तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी पार्टी नहीं है कि जहाँ पर 165 सीट तो आप खुद ले लेते हैं और अपने अलायंस पार्टनर्स का उनका क्या रिस्पेक्ट देते हैं उनको। कितनी कम सीट्स दी है उन्होंने अजीत दादा पवार को। और अभी अगर वो किसी को टिकट देना चाहते हैं तो उन्हें पहले अमित शाह जी से पूछना पड़ता है कि हम टिकट दें या ना दें, है ना। अजीत पवार जी की नाराजगी तो नहीं सामने आई है, यहाँ संजय राउत जी की नाराजगी आ जाती है। उनकी नाराजगी सामने बिल्कुल आई है। और जिस तरह की बातें उनके बारे में, कोई बयान तो आया नहीं है अजीत पवार का ऐसा। संजय राउत का बयान तो जरूर आया है। बात बोल देते हैं। अब उनको अगर कोई एक सीट भी अगर वो अपनी इच्छा से नहीं देता, दे नहीं सकते। सीमा जी, अब मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में स्थिति है कि मीडिया में आकर बयान दिया जा रहा है, तो आप खुद ले लेते हैं।
है ना, और अपने अलायंस पार्टनर्स को आप पूछते ही नहीं है बिल्कुल। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी नहीं है कि जो अपने अलायंस पार्टनर्स को बिल्कुल भी ना पूछे। तो अच्छा, सीट शेयरिंग जो है बस सम्मानपूर्वक ये सब हो चुका है, एंड थोड़ी बहुत सीट्स जो है वो भी कल रात तक पता चल जाएंगे। तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी विवेक होगा। जी जुड़ गए हैं। विवेक जी तक आवाज, चलिए विवेक जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन राजलक्ष्मी जोशी, क्या कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी जिस तरह से यूपी में सरेंडर करना पड़ा है? जी, ऐसा ही नजर आ रहा है। और देखिए, जहाँ तक ये जो प्रश्न उठा है कि भाजपा क्यों ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि भाजपा ने ज्यादा सीट जीते भी तो थे पिछले इलेक्शन में। और ये जो अन्य जो पार्टियां हैं, इनके जो जितने कम सीट थे, उस हिसाब से उनको जो सीट एलोकेशन दिया है। और ये एक बात साफ था उनके अलायंस में कि जिसकी जो विनेबिलिटी होगी, जिसकी जहां पर पावर होगी, जहां पर स्ट्रेंथ होगा, उस हिसाब से उनको सीट्स दिए जाएंगे। और वही किया है। जैसे आप अगर देखेंगे कि थाने में अगर एकनाथ शिंदे जी की ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वहां पर भाजपा ने उनको अड़ा नहीं। और जहां पर अन्य जगहों पे जहां पर भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर शिवसेना ने वहां पर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया नहीं। तो ये जो है उनमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग वो नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक वो महा विकास अघाड़ी की बात है, वहां पर तो वो खुल के जैसे मीडिया में ही आके, और जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट भी बाहर नहीं निकले, और ये उनके पार्टनर्स जो है वो नाराजगी जता रहे थे। तो ये यहाँ तक प्रश्न उठा था कि ये अलायंस रहने वाला है या नहीं। तो ये अभी जो ये जो बाकी के जो सीट्स हैं, ये 85 सीट्स को छोड़कर जो अन्य जो उनके रिमेनिंग जो सीट्स हैं, उनको किन में बांटते हैं वो वहां भी बात है, समाजवादी पार्टी 12 सीटें मांग रही हैं। जी, और मुझे लगता है कि वही ज्यादा चांसेस है कि उनको ही ज्यादा सीट्स मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिलना ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और देखिए, कांग्रेस की जो हरियाणा में जो परिस्थिति ऐसी थी कि 2 टर्म्स के बाद भी उन्होंने भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सके वो लोग। तो आप सोचिए कि उनकी क्या तैयारी रही होगी। और अभी ये नया कोई नैरेटिव तो है नहीं। महाराष्ट्र में क्या नैरेटिव लेके वो, ठीक है, जवाब हम विवेक जी से ही लेते हैं। विवेक जी, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी, यूपी में आपको सरेंडर करना पड़ा। देखिए, आज हमने जो यूपी के बारे में जो प्रेस रिलीज निकाला है, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, और हमने इसीलिए समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में क्या बीजेपी को जिताना चाहते हैं जो यहाँ लड़ रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र यहाँ भी छोड़ दीजिए, बात की गई। हरियाणा में कांग्रेस का वोट शेयर 11% बढ़ गया है और बीजेपी का सिर्फ 3% बढ़ गया है। इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए। और हरियाणा में जो हुआ उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है, 3 पार्टियां की कोई एक बोलता है मैं बोलूं वैसा करो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर एक को अधिकार है, हर एक को समान अधिकार है। हम बैठेंगे, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। कितनी बार बैठेंगे सर? होंगे, वहां पर 1 बार से 2 बार बैठते हैं और हो जाता है। यहाँ आप तो बैठते हैं, हल हो जाता है, फिर कहते हैं बैठेंगे। देखिए, आपको क्या लगता है कि उनका क्या 1 बार में हो गया, 2 बार में हो गया? उनका आज भी मसला तय नहीं। मैं कह रहा हूँ मीडिया में तो बयान नहीं आता है ना, आपका तो मीडिया में कोई अलग बोलता है, कोई और कुछ कहता है, कोई और कुछ कहता है। बॉस है ना, हमारा बॉस दिल्ली में नहीं बैठता है। अच्छा, हमारा एक बॉस नहीं है। आपका बॉस दिल्ली में नहीं बैठता है। देखिए, गठबंधन नौकरी जा सकती है प्रवक्ता की। विवेक जी ऐसा मत बोलिए। बैठते हैं, उनके बॉस दिल्ली में बैठते हैं। आपका बॉस नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का बॉस दिल्ली में नहीं बैठता है क्या? 10 जनपद में आपका बॉस नहीं है क्या? 4-4, 5-5 घंटा बैठे हैं, वो आप नहीं बताते। हमने बताया 3 घंटे बैठक चली अमित शाह के यहाँ, और हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि लगभग सहमति बन गई है। लेकिन आपके यहाँ विवेक जी देखिए, आपके यहाँ क्या होता है, मैं आपकी भी खबर हम बताते हैं कि भाई
कल बैठक हुई नहीं, महाविकास देखिए- अघाड़ी की और आपने ऐलान किया कि 85-85-85 पर लड़ेंगे और बाकी सीटें हम बाकी को बांट देंगे। अगले दिन संजय राउत आ जाते हैं, नहीं भाई हम तो 100 सीट पर लड़ेंगे। तो ये देखिए क्या है? संजय राउत बड़े नेता है, अच्छा, बड़े नेता है, उनको जो बोलना है वो बोलते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे मतभेद है, रहेंगे, लेकिन हम मनभेद नहीं होने देंगे, ठीक क्योंकि हम एक एजेंडा लेकर इलेक्शन में जा रहे हैं। जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी और जिन लोग पार्टी छोड़ के चले गए, वो खुद के लिए चले गए हैं, वो जनता के लिए नहीं। और जनता ये जानती है इन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी और क्यों पार्टी तोड़ी है, इसलिए हमें इस बारे में पूरा चलिए मैं आपके स्ट्राइक रेट की बात करता हूं विवेक जी। देखिए सीमा मलिक ने भी कहा कि हाँ एक दो, अब वो खुलकर तो नहीं कह सकती हैं, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि हाँ अब एक दो चुनाव में हार जीत लगी रहती है, इस तरह से कहीं ना कहीं सहानुभूति और सांत्वना के हरियाणा में। लेकिन आपका स्ट्राइक रेट तो है खराब। जम्मू कश्मीर में आपने 31 सीट ले ली, 6 सीट पर आपको जीत हासिल हुई। यूपी लोकसभा चुनाव में भी स्थिति वही थी, बिहार विधानसभा चुनाव में भी स्थिति वही थी। आरजेडी से आपने ले लिया था सीट ज़्यादा, आप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे ज़्यादा बढ़िया। तो हर जगह सीट लेने में आप आगे रहते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों पर दबाव डालते हैं कि हमको सीट ज़्यादा दो, लेकिन आप प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का भरोसा आप पर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और ये इसलिए भी कि 2014 में आप 287 सीटों पर लड़ते हैं, 42 सीटें जीतते हैं अपने दम पर। ये 2014 की बात। चलिए 2019 में आप गठबंधन में भी आते हैं और तब भी स्थिति ये रहती है कि 147 सीट पर लड़ते हैं और 44 सीट जीतते हैं। ये स्ट्राइक रेट पिछला भी बताता है, आपका आंकड़ा खराब है, परफॉर्मेंस खराब है। लेकिन हम महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, महाराष्ट्र के आंकड़े की बात करेंगे। हम 17 पे लड़े, हमारी 13 जीत के आई और एक अपक्ष था, वो भी कांग्रेस। नहीं महाराष्ट्र की हम बात करें, विधानसभा चुनाव की हमने बात की। हाँ तो हम विधानसभा चुनाव की हम 14 और 19 के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। 14 और 19 के आंकड़े हमने गिनाए आपको। 14 में सुन लीजिए सर, 14 में आप 287 सीटों पर लड़े, 42 जीते, 152 की जमानत जब्त हो गई। और 2019 में आप 147 सीटों पर लड़े, 44 पर जीत हासिल हुई, 25 की जमानत जब्त हो गई। ये तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की स्थिति है लगातार 2 विधानसभा चुनाव में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तो परिस्थिति बदली है, इतना तो आप मानते हैं कि नहीं? लोकसभा में जो हमारा प्रदर्शन हुआ 6 महीने भी नहीं हुए उसको आप भूल जाएंगे और अब 2014 और 2019 की बात चलिए आपकी ही बात मैं मान लेता हूं। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को अगर आधार बनाते हैं तो फिर हरियाणा में क्या हो गया? अगर वैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में आपने हरियाणा में बताया ना कि हमारा 11% वोट शेयर बढ़ गया है। बस इसी से खुश हैं? खुश हैं? कहा तो आप कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीएम बनने की लड़ाई चल रही रहते हैं और उसमें हम खुश हैं, ऐसा क्यों कहेंगे हम? लेकिन आप जब कहते हैं कि हरियाणा में ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये तो कहना चाहिए ना कि हरियाणा में हमारा वोट परसेंट 11% बढ़ गया। नहीं मैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन आपसे मैंने क्या, आपने खुद से लगा रखा था कि सरकार बनाएंगे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और वाकई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी अपनी सीट बढ़ा ले आती है और ज्यादा बहुमत से, पूर्ण बहुमत से 2019 के मुकाबले वो सरकार बनाती है, तो ये तो फिर आपके लिए परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं हुआ बॉस। मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ सवाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन जिस तरीके से दिखा रहे हैं आप उतना पूरा परफॉर्मर्स नहीं है। तो खुश हो जाइए सर, मैं तो कह रहा हूं डिफरेंस है दोनों के वोट। आपको मैंने यूपी का, जम्मू कश्मीर का, बिहार का उदाहरण दे दिया, महाराष्ट्र के 2 विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे दिया, लेकिन आप फिर खुश होना चाहते हैं। देखिए खुश हो जाइए सर। हर एक स्टेट की परिस्थिति अलग अलग है। महाराष्ट्र की परिस्थिति सबसे अलग है और हमें पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र में हमारा जो 3 लोगों का जो गठबंधन वो बहुत मजबूत भारी बहुमत से जीते। ठीक है, सीमा मलिक जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अगला सर्वे। देखिए महाराष्ट्र की स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। हरियाणा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये हर प्रदेश की स्थिति अलग अलग होती है। देखिए एक बहुत बड़ी स्टेट है, 288 सीट्स हैं यहाँ पर। और आप देखिएगा कि महाविकास अघाड़ी ने, पहली बात तो आप ये देखिए कि लोकसभा इलेक्शन में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया। और देखिए एक लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, ऐसा नहीं है कि जैसा कि बीजेपी में होता है कि जो 2 लोग कहेंगे वही करेंगे। वो लोग आवाज नहीं उठा सकते, उनको आप चाहे 50 सीट दे दो, चाहे आप 45 सीट दे दो, दे आर हैप्पी, है ना। तो आप ये भी तो देखिए क्या वो
सेटिस्फाइड हैं शिंदे जी या जो हमारा एनसीपी का ग्रुप देखिए है वो मीडिया में satisfied बयान है आएगा उससे? तो हम कहेंगे सेटिस्फाई नहीं है, देखिए बयान नहीं आता है, देखिए, आपका बयान, आप लोगों का बयान दर्द आता कैसे है। आएगा सर? ईडी और सीबीआई कहाँ जाएगी? अच्छा कैसे देंगे वो बयान? अच्छा, है ना? वही तो मैं कह रही हूँ, स्वतंत्रता नहीं है उनको बयान देने की, वो अपनी मर्जी से तो सीट आप भी अपनी आप पार्टी तो में नहीं खुलकर ले सकते। बोलिए कि वो कांग्रेस भी पहले कांग्रेस उनको अमित शाह जी के पास जाके पूछना पड़ता है। तो आपको क्यों कांग्रेस से डर लग रहा है? बोलिए कि कांग्रेस भाई आपका परफॉर्मेंस खराब रहा है, सीटें कम लीजिए। हमें कोई डर नहीं लग रहा है सर, हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। देंगे ये हम अब तो जैसे बार्गेनिंग करने नहीं बैठा हुए हैं। अब अभी हर तक आदमी हैप्पी है, जो भी सीट शेयरिंग लेकिन हुई है, लेकिन उसमें शरद हर पवार आदमी की happy पार्टी है। शरद And- पवार की पार्टी और ने जो हमारे प्रदर्शन किया शरद पवार वैसा जी बहुत प्रदर्शन बड़े वैसा लीडर हैं, प्रदर्शन बहुत अनुभवी लीडर हैं। समय समय पर मेरे ख्याल ठीक है। से इस देश के प्रधानमंत्री भी उनकी राय लेते रहते हैं। हाँ बिल्कुल मैं तो अगर हमारे पास एक ऐसा लीडर है तो हम क्यों ना उसकी एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। हाँ तो और सभी लोग उनकी बात मानते हैं, सभी लोग उनको तो सम्मान करते कहाँ हैं। मानी जा रही है? और उन्हीं अच्छे की से बात सीट पर शेयरिंग हो गई है। सीमा मलिक जी उन्हीं की जी, बात पर, उन्हीं की जी। पहल पर जो खबर है कि जब सिर्फ फुटबॉल था तो उन्हीं की पहल पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि क्यों लड़ रहे हो, 85-85-85 बांट लो। और इसमें उनका फायदा भी हो गया शरद पवार जी का, और एक फायदा ये भी हो गया कि भाई 85-85-85 लड़ो और जो ज्यादा सीटें जीतेगा मुख्यमंत्री उसी की पार्टी होगा। तो एक तरह से सुप्रिया सुले के लिए उन्होंने दावेदारी भी पेश कर दी, Politics is about the numbers। है ना? ठीक है तो ऐसे लेकिन तो ये अब कोई उनकी ऐसी बात बात मानी नहीं जाती है तो जिसको ये आप संजय इतना राउत वो ने कर रहे हैं उनकी कि बात, हाँ, हमारे में पूरी लड़ाई है, उनमें सब कुछ अच्छा मैं है। वही कह रहा हूँ उनके में उनकी अच्छा बात कुछ नहीं मानी है, पर वो जाती, अपनी आवाज नहीं उठा सकते सर। शरद पवार जी के अनुभव और उनकी बात मानी जाती तो संजय राउत अगले दिन नहीं कहते कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे, अलग राह पकड़ते। अरे अब होने तो दीजिए, कल रात तक हो जाएगा तो आपको पता खुद ही चल जाएगा। अब ठीक है वो तो है आप ना? कर ही पहले से लीजिए। क्यों स्पेकुलेशन लगाने हैं? नहीं, कोई यहाँ पर हम पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं, आप ही के बयान, आप ही के सहयोगी पार्टी के नेताओं के बयान को कोट कर रहे हैं। खैर आप फिर से आते हैं, एक सवाल और भी हमने पूछा था। पूर्व सांसद राजू शेट्टी, बच्चू कुडू का परिवर्तन महाशक्ति गठबंधन, एक और गठबंधन बना है। सवाल हमने पूछा कि क्या ये बड़े दलों के लिए खतरे की घंटी है? जवाब क्या मिला सर्वे में? दर्शकों का जवाब ये हमने पूछा तो इसमें हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, तो हाँ में 29% और नहीं में 62%। छोटी पार्टियां का गठबंधन कुछ कर नहीं सकता, बड़े दलों के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है, और 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। इस पर मैं जल्दी से कमेंट राजलक्ष्मी जी आपसे चाहूँगा कि हरियाणा में भी वैसे हमने देख लिया, छोटी पार्टियों को नकार दिया। 2019 में ज़रूर दुष्यंत चौटाला बड़े दमखम के साथ आए और बीजेपी की मजबूरी थी कि उनका समर्थन लेना पड़ा, लेकिन इस बार ये सारी छोटी पार्टियां, इनेलो हो या फिर गोपाल कांडा की हो, ये सब कहीं दूर फेंका गए। जी बिल्कुल, यही नजर आ रहा था हरियाणा में, और अन्य कई राज्यों में भी यही नजर आ रहा था। और देखिए महाराष्ट्र में ऐसा है कि अभी जब लोकसभा के जो इलेक्शन हुए वहां पर भाजपा को कम सीटें जरूर मिली, लेकिन जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे कह रहे थे कि हरियाणा में उनकी वोट शेयर की बढ़त हुई है, वैसे भाजपा की भी बढ़त हुई है वोट शेयर में। आप देखिए कि उनकी महाराष्ट्र में वैसे देखा जाए तो भाजपा का जो उनका जो वोटर बेस है वो इंटैक्ट है, और इनफैक्ट बड़ा था वो। लेकिन इसमें ऐसा था कि अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ फैजाबाद का, जहां पर देखिए अयोध्या में और कुछ जगहों पर भाजपा को पूरी तरीके से वोट मिली, लेकिन कुछ जगहों पे पूरी तरीके से, मतलब इतनी स्ट्रांगली उनके खिलाफ वोट आई जहां पर खास करके मुस्लिम आबादी थी, कि वहां पर वो पूरी, जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी करके देखते हैं, वो 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर उस वक्त वो फैजाबाद में हार गई बीजेपी। वही एक परिस्थिति हुई है महाराष्ट्र में भी कि वैसे अगर देखा जाए तो जो विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहां पर भाजपा अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन कुछ जगहों पे इतनी भारी संख्या से वोटिंग हुई, जो देवेंद्र फडणवीस जी जो वोट जिहाद की जो बात कर रहे थे, वो वही कह रहे थे कि कुछ जगहों पे पूरी तरीके से एक समुदाय ने उनके खिलाफ वोटिंग किया हुआ है। तो ये जो है इसका असर पड़ा है वोट शेयर में भी और कुछ सीटों पे भी। तो ये इसका असर अभी देखिए विधानसभा इलेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और उतना ही नहीं,
ये जो नरेटिव्स थे लोकसभा के, वो आज भाजपा उनको अच्छे तरीके से उन्होंने काउंटर भी कर दिया है और उन्होंने कुछ योजनाएं भी ला दी है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि लाड़की बहन योजना, तो ये सब जो है इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं ये महाविकास अघाड़ी। ठीक है, एक तो सवाल ये एक सवाल राजलक्ष्मी जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक सवाल हम जो विरोध मैंने नहीं कहा कर भी रहे था सर। कुछ देर पहले कि क्या शरद पवार चूंकि अनुभवी हैं और राजनीति में उनसे कोई अगर बाजी मार ले तो मुझे नहीं लगता अभी कोई नेता ऐसा है। उनकी सूझबूझ कि लड़ाई हो रही थी तो 85-85-85 का फॉर्मूला दिया और कहीं ना कहीं फायदा उनके लिए, और क्या इसके जरिए एक सुप्रिया सुले की भी दावेदारी उन्होंने रख दी कि देखिए अगर 85 में हम ज्यादा लेकर आए तो हमारी बेटी बनेगी सीएम। जी, वही उन्होंने एक रास्ता खुला रख दिया है कि उन्होंने सारे ऑप्शंस ओपन रख दिए हैं और वो वही करते हैं हमेशा। देखिए उनका हमेशा से आप अगर देखें तो यही एक रहा है कि वो उनका किसी ना किसी तरीके से वो सत्ता में रहें। जो वरना कि जो शिवसेना और जो एनसीपी वो हम कभी एक दूसरे को आंख में आंख मिलाकर देख भी नहीं पाते थे। और जो कांग्रेस, आप सोचिए कि क्या सोचकर उन्होंने ये तीनों पार्टियों को उन्होंने एकत्रित लाकर एक सरकार बना दी। तो ये इनकी जो सूझबूझ है या ये सब जो है उसी का जो नतीजा है कि ये जो उन्होंने एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया है ताकि एक एक ऑप्शन खुला रहे कि उनका जो वोटर बेस है वो अपने को ट्रांसफर हो और हमको थोड़ी ज्यादा सीटें मिली तो फिर ये हो सकता है। क्योंकि देखिए कांग्रेस क्या आज बुरी वाकई हालत स्थिति में है ऐसी, सीमा मलिक जी? सुप्रिया सुले को हम देखिए, बिल्कुल सीएम गलत बात उम्मीदवार है। के तौर पर देख और सकते हैं? देखिए अगर हमने कॉमन अमेंडमेंट प्रोग्राम पे एक हमने सरकार चलाई और अभी तो हम सत्ता में है भी नहीं, जैसे बोल रहे कि आप कुछ ना कुछ करके सत्ता में ही रहते हो, अभी तो हम सत्ता में है नहीं, है ना। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम कुछ ना कुछ करके रहते हैं हमेशा सत्ता में। और देखिए हम जब हम 2.5 साल तक सत्ता में थे तो हमने एक कोरोना पीरियड था वहां पर, उस समय हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है महाराष्ट्र में। एंड इट वाज नॉट मतलब बहुत सिंपल नहीं था। और इस हमारे काम की चाहे हाई कोर्ट हो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हो या WHO हो, सबने प्रशंसा करी है। तो ये कहना, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अगर अपनी डिफरेंसेस को हम दूर रख के अगर कुछ करते हैं और एक अच्छा काम करते हैं महाराष्ट्र में तो ये कोई ठीक है, बुराई ये नहीं बात है। तो हमने मान ली। मैं ये पूछ रहा हूँ, और देखिए ये सब कहना कि सुप्रिया सुले जो क्या ये सीएम जो उम्मीदवार के वैसे तौर पर हम है, उन्हें वो देख क्या against देख है, रहे वो हैं? क्या against बिल्कुल नहीं है। नहीं, सुप्रिया सुले को क्या सीएम उम्मीदवार के तौर पर हम देख सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा है, किसी ने भी नहीं कही है ये बात। शायद विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, तो मुझे नहीं आप पता। एक कार्यकर्ता हैं पार्टी की, एक इच्छा होती है कि पार्टी की नेता हमारी आगे बढ़ें, एक बड़े पद पर जाएं, तो आपकी कोई इच्छा है कि सुप्रिया सुले को सीएम बनाया जा सके? ठीक है, मैं ऐसा कुछ क्योंकि अभी हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं रखा है, ना किसी ने कुछ कहा है। और ऑफकोर्स हमें सबको अपने नेता अच्छे लगते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं अगर कुछ बोलूंगी तो आप बोलोगे कि उन्हें मतलब आप उसका कुछ और मतलब लगाओगे जी, तो इसलिए मैं नहीं कुछ कोई बोलना मतलब नहीं चाहती। निकालूंगा, कोई मतलब नहीं निकालने की बात ही नहीं नहीं, है। अब यहाँ भी आप शायद डर रही हैं। नहीं मैं डर नहीं रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई गलत मैसेज जो है वो जाए। नहीं, 85-85-85 सीएम का चेहरा तो लेकर आप आगे नहीं बढ़ रही हैं। सीएम पद का चेहरा अभी किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया है। हाँ, और जब डिक्लेयर होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ये अगर आप जहाँ तक अगर आप लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हो कि नंबर्स के ऊपर है या जो भी है, तो पॉलिटिक्स इज अबाउट द नंबर्स ओनली। हाँ, नहीं तो इसमें तो ये हो सकता है ना कि जो पार्टी ज्यादा सीटें जीते उसी का सीएम हो। तो देखिए अब बाद में पता चलेगा, है ना। मैं आई थिंक आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस। राजलक्ष्मी जी अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ कह रही थी, उसके बाद विवेक जी सवाल। जी, ये जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा सीटें जीते वो सीएम बने। वो अगर किंग मेकर बनते हैं तो भी वो सीएम की दावेदारी कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब अगर ये भी एक सोच हो सकती है शरद पवार जी की कि अगर वो किंग मेकर बनते हैं और उनके बिना अगर बन ही नहीं सकती है सरकार तो फिर वो कह सकते हैं ना, दावेदारी रख सकते हैं। तो वो ये जो है किंग मेकर तो फिर किसी को भी किंग बना सकता है, फिर वो भतीजे की जगह महायुति में भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं। हाँ, उनका ये हमेशा से रहा है। ये आज कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया है उसमें वही आसार नजर आ रहे हैं कि उनको शायद
आगे जाकर उनको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं, ठीक तो है। इसीलिए उन्होंने ये रखा है ऐसे ऑप्शन। विवेक जी, महायुति में तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, बड़े भाई की भूमिका में है, ठीक है, और एक तरह से बीजेपी अगर बड़े भाई की भूमिका में है तो वहां पर स्थिति ये हो सकती है, कहा जा सकता है कि सीएम बीजेपी का ही हो। अभी बदली हुई परिस्थितियों में भले ही एकनाथ शिंदे, चूंकि यहां पर सरकार जोड़ तोड़ की बनी थी, फ्रेश चुनाव के बाद नतीजे जब आएंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर अगर आएगी तो वहां पर सीएम बीजेपी की का हो सकता है। आपके यहां स्थिति क्या है? कांग्रेस भी क्या अपना चेहरा मानकर चल रही है कि कांग्रेस का भी कोई सीएम बन सकता है, ये नहीं, या फिर उद्धव ठाकरे या सुप्रिया सुले? हमारा पूरा कंसंट्रेशन है चुनाव जीतने के। हम भारी संख्या में जीत के आने के बाद, क्योंकि हम संसदीय डेमोक्रेसी में रहते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में नहीं रहते, तो हमारे जो जितने विधायक चुन के आएंगे वो तीनों पार्टी के विधायक इकट्ठे बैठेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा हम तय करेंगे। लेकिन अभी से इस पर बहुत लोग जो क्लेम कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। शरद पवार जी के बारे में जो कहा गया कि वो ऑप्शंस फुल ओपन रखते हैं अपने पूरे, और वो बीजेपी में जाएंगे, उनको जाना रहता बीजेपी में तो कभी कभी के जाते। शरद पवार एक थरो सेक्युलर नेता है, उनके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं लगता। बिल्कुल बीजेपी के साथ जाने का वो नहीं जाएंगे, मुझे पूरा इसके बारे में मुझे पूरा यकीन है। दूसरी बात रही कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बने या ना बने। ठीक है विवेक जी, आपने जो कहा उसका जवाब देना चाह रहे हैं। पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बने। विवेक जी, आपने जो कहा उसका जवाब देना चाह रही है जी राजलक्ष्मी जी। जी, इन्हीं पार्टियों ने शिवसेना को कम्युनल कहा था, इन्होंने उनको कम्युनल का दर्जा दिया हुआ था, उनके साथ तो हाथ मिला ही दिया है ना। और देखिए एक और कारण है कि ये आज मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर शिवसेना का बता दिया तो फिर वो दूसरी जो दो पार्टियां हैं उनके वोटर बेस नाराज हो जाएंगे, वो इनको वोट नहीं देंगे। तो और अगर वो उन्होंने अनाउंस कर दिया तो फिर शिवसेना के जो वोटर्स हैं वो नहीं देंगे। तो ये जो है ये परिस्थिति है उनकी कि वो तीनों अलग अलग दिशाओं के हैं, तो वो एकत्रित आना मुश्किल है। जबकि अगर देखिए आज अगर आप कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे तो फिर भाजपा के लोगों ने उनको पहले भी उनको समर्थन दिया हुआ है लोकसभा में भी, तो उनका जो वोटर बेस है और भाजपा का जो वोटर बेस है वो अलग नहीं है, वो उनका एक कॉमन है, उनका आइडियोलॉजी कॉमन है, उनका जो वोटर बेस है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है विवेक जी, जल्दी से आपका रिप्लाई। ठीक है मैम, जल्दी से। मुझे यही कहना है कि जब उद्धव जी ठाकरे साहब ने ये स्पष्ट किया है कि हमारा हिंदुत्व शैली और इसका हिंदुत्व नहीं है जने, आपने कम्युनल कहा था ना, आपने कम्युनल कहा था ना शिवसेना को, आपने दूरी बनाए रखने की बात की। अब देखिए परिभाषित मत कीजिए, हिंदुत्व ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सियासत में शब्दों की परिभाषा बदलती रहती है हालात के मुताबिक, है ना। जो सम्माननीय प्रवक्ता यहाँ बोल रही थी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक विश्लेषक है, कोई प्रवक्ता नहीं। अगर शिवसेना कम्युनल है तो मुस्लिम उसको क्यों वोट देते हैं, इसके बारे में तो सोचेंगे कि नहीं। तो मुस्लिम बीजेपी को क्यों नहीं वोट दे रहे? मुस्लिम तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप कह सकते हैं मुस्लिम ने बीजेपी को भी वोट दिया है। आपके शो में अभी कहा मुस्लिम बीजेपी को भी वोट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट ही नहीं करते हैं। आप सेक्युलर कम्युनल की परिभाषा अपने मुताबिक आप गढ़ रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं, ठीक है, और ये सियासत में होता है। पक्ष का नेता ये कहता है कि हमारा हिंदुत्व शैली और जनेऊ का नहीं है, तो उसमें कम्युनलिज्म रहा किधर? हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, और समझो अगर उनमें परिवर्तन हुआ है तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये देश एक सेक्युलर है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, परिवर्तन हो गया है, मुझे पता नहीं था क्योंकि उद्धव ठाकरे कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को नहीं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का परिवर्तन आप कह रहे हैं, आपका दावा है कि बाल ठाकरे की विचारधारा का परिवर्तन उन्होंने कर दिया है। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जिस नींव पर वो राजनीति कर रहे हैं, उस नींव को उद्धव ठाकरे ने खड़ी की थी हिंदुत्व की विचारधारा पर। ठीक है सर, मैं सेक्युलर रूट के साथ बैठते हैं, अजीत पवार के साथ, तब कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं सेक्युलर कम्युनल, मैं कह रहा हूं कि सियासत में आप सभी लोग अपने अपने मुताबिक परिभाषा गढ़ते हैं, हालात के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक। लेकिन फिलहाल सीट बंटवारे पर जो तूफान है, अंदरूनी तूफान, वो कल रात तक आप कह रहे हैं शांत हो जाएगा, है ना।
चक्रवाती तूफान दाना भी शायद कल रात तक शांत हो जाएगा। चक्रवर्ती वगैरह तो कुछ नहीं है, ये हाँ, मतभेद है। हमारे दाना कोई से ज्यादा मतभेद बड़ा नहीं है, तूफान और तो कल नहीं रात होगा को ना? आप देखेंगे चक्रवर्ती वगैरह कुछ नहीं है ये। नहीं है ना? ठीक है, नहीं अच्छी है। बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक, डॉक्टर सीमा मलिक, और बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी जी हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आंकड़े हमारा फैसला आपका में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।